बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्रोन के लाइव नशरियात में आप तमाम नाजरीन का खैर मकदम। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो हैरान कर देने वाला वाकया पेश आया है। अगर हम बात करें तो वादी कश्मीर में, अगर हम बात करें तो एक हैरान कर देने वाला जो एक वाकया सामने आया, एक खबर सामने आई जिसमें कुदरत का करिश्मा कहें या साइंस की तरक्की, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मामला जो है वो हैरान कर देने वाला है। जी बिल्कुल। 54 साल की शादी के बाद अब उस घर में औलाद होती है। खामद की उम्र 75 साल और जो उनकी औरत है उसकी 70 साल उम्र और 54 साल यानी 54 ईयर उनकी शादी को हो गए। और उसके बाद अब बच्चा होता है। और ये खबर जो है और ये जो वाकया जो है ये सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया और अगर हम कहें तो तमाम जो लोग हैं उनकी जुबान पर है। कुछ ने इसको कुदरत का करिश्मा कहा, कुछ ने इसको साइंटिफिक जो तरक्की है वो कही। लेकिन हम इस पूरे मामले पर बात करेंगे। आज हमारे इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए एक खास मेहमान है हमारे साथ। इस पूरे मामले पर बात करेंगे और वजाहत से आप तमाम नाजरीन के जितने भी खदशात हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। हम कश्मीर क्रोन पर ये खास गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मीर जाफर मौजूद हैं। मैं इनका थोड़ा सा तारुफ आपको करवाता चलूं पहले। डॉक्टर मीर जाफर साइंटिफिक डायरेक्टर ऑफ मिलान एंड वीएफसी इस्लामिक शरिया सेंटर इन श्रीनगर। और डॉक्टर जाफर जो है ये डायरेक्टोरेट एम्ब्रोलॉजी और इनका 12 साल का एक बहुत लंबा तजुर्बा है और एक गायनेकोलॉजिस्ट में भी इनका एक लंबा तजुर्बा रहा है। पहले ये बेंगलोर में थे, अब ये वादी कश्मीर में अपनी सर्विस अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर मीर जाफर, खैर मकदम है आपका कश्मीर क्राउन में। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। और आज आपके साथ हम बात करेंगे कि क्या कुदरत का करिश्मा है या साइंस ने ऐसी तरक्की कर ली है कि 54 साल की शादी के बाद 75 साल मर्द की उम्र है, 70 साल औरत की उम्र है और उनके घर में एक बच्चा पैदा होता है। लोगों के अंदर ये काफी सारे सवालात हैं, काफी सारे खदशात हैं। आज आप एक्सपर्ट हैं, हमारे डॉक्टर हैं, हम आपसे जानेंगे। इतना बड़ा लंबा तजुर्बा है आपका, हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब ये खबर वायरल हुई, ये खबर आ रही थी कि 70 से 75 साल का एक जोड़ा है जिसके घर में औलाद होती है और ये बेबी बॉय है। आपसे जानेंगे क्या साइंस का कमाल है या कुदरत का करिश्मा है, ये पूरा माजरा क्या है। हमारे नाजरीन के मनों में बहुत सारे खदशात हैं, ख्यालात हैं, सवालात हैं। आज कश्मीर क्राउन पर हम उम्मीद करेंगे आप उनके तमाम खदशात को दूर करेंगे। और आज बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपने जिस तरीके से वक्त दिया। और सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा, क्या ये साइंस का कमाल है या कुदरत का करिश्मा है, पूरा माजरा क्या है। डॉक्टर मीर जाफर जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इनफैक्ट मुझे तो खुद नहीं पता था, लेकिन कल से जब ये न्यूज़ आई है तो मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन्स आए मेरे पेशेंट्स के। इनफैक्ट ऐसे पेशेंट्स के जो हमारे क्लिनिक पे आ चुके थे और जिनकी एज 40 प्लस, 43, 44, 45 प्लस थी और जिनका पॉसिबल नहीं हो सकता था एज पर शरिया, जिस पे मैं आ जाऊंगा कि मतलब शरिया के हिसाब से क्या है इस चीज़ का। तो उनके फ़ोन आए कि अगर 70 साल में भी ये पॉसिबल है तो आपने कैसे हमें इनकार किया इस चीज़ को लेके। तो उन्होंने मुझे लिंक भेजा, मैंने भी न्यूज़ देखी, मैंने न्यूज़ पढ़ी। और इससे पहले भी एक न्यूज़ आई थी जो आंध्रा से आई थी और अभी ये आई है, ये डिस्ट्रिक्ट अलवर से जो राजस्थान में पड़ता है। जैसे आपने सही कहा कि 70 साल की उम्र में उन्होंने बच्चा जना है। और जब मैं न्यूज़ पढ़ता गया और उसमें कहीं पे इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया था कि क्या ये बच्चा इन्हीं का था या किसी और का बना बनाया बच्चा इनके इनके बच्चेदानी में ट्रांसफर किया था और पैदा इनके 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 बच्चेदानी से हुआ था। इस चीज़ पे कोई रोशनी नहीं थी, क्योंकि साइंस के हिसाब से जो हम एक रिप्रोडक्टिव एज मानते हैं वो तकरीबन 50s में तो मतलब ख़त्म हो ही जाती है। और ये जो रिप्रोडक्टिव विंडो है तकरीबन 45-50 में ऑलमोस्ट क्लोज हो जाती है। बट वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हमें देखने को मिलता है कभी, जैसे 48, 49 या 50 में। 70 में तो ये पॉसिबल नहीं है। ये मैं तो कहूँ मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। साइंस तो इस चीज़ को नहीं मानती है कि ये इनका अपना बच्चा हो। आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि क्या इनका सिर्फ अंडा बाहर से किसी और का डोनेटेड अंडा था, एग था और स्पर्म हस्बैंड का ही था, या बना बनाया बच्चा इनमें डाला था। इनफैक्ट न्यूज़ में ये भी था
कि ये इनका तीसरा अटेम्प्ट था और ये बहुत सारी सिटीज में इधर उधर गए जहां से नाउम्मीदी होके वापस आए। और जहां तक मुझे लगता है कि नाउम्मीदी इसलिए भी होगी कि बहुत सारे सेंटर्स, जब जब इनका प्रोसीजर हुआ तब तक हमारे पास जो है हमारी कंट्री के हिसाब से गाइडलाइंस था, तो एज पर गाइडलाइंस हम प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं 50+। पर चूंकि वो लॉ नहीं था तो वो तो जस्ट गाइडलाइंस था, तो बहुत सारे शायद सेंटर्स ने गाइडलाइंस को फॉलो करके इस चीज को इनकार किया होगा और फाइनली इस सेंटर पे आए तो उन्होंने गाइडलाइंस को साइड में रख के उन्होंने ट्रीटमेंट किया, 2 बार किया और तीसरी बार इनका जो सक्सेसफुल हुआ और इनकी प्रेगनेंसी हुई। जबकि अगर आप देखेंगे एएसआरएम गाइडलाइंस के हिसाब से या पेपर्स के हिसाब से फीमेल कभी भी बच्चा जन सकती है, पर शर्त यह है कि उसके अंडे से नहीं, वो अपने उसका यूट्रस किसी भी उम्र में तैयार किया जा सकता है जो बच्चे को 9 मंथ्स होल्ड करके और उसके बाद उसको पैदा कर सकती है। अब यहाँ पे इस न्यूज को नहीं दिखाया गया है कि क्या ये बच्चा जेनेटिकली इन्हीं का, क्या ये जेनेटिक पेरेंट्स है, विच इज वेरी अनलाइकली। और लकीली यहाँ पे ये हुआ कि अभी जो रीसेंट ड्राफ्ट आया है, जो पार्लियामेंट में भी जो लॉ पास हुआ, अब तो इस पे लॉ आ गया है। अगर वो लॉ इम्प्लीमेंट होने के बाद ये होता तो इस चीज पे कार्रवाई हो सकती थी, पर लकीली ये लॉ आने से पहले ही इन्होंने कंसीव किया था और इनकी जो प्रेगनेंसी हुई, इसमें बहुत सारे कंसर्न्स हैं। एक तो ये कि बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, अब ये खुद 70 है, ये बच्चे का फ्यूचर क्या है, और इनफैक्ट हेल्थ रिस्क इसमें बहुत हेल्थ रिस्क रहते हैं। अब इस चीज को लेके बड़े जो है लोग जिनको साइंटिफिकली ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, और मैं ये कहूँ कि अब के लॉ के हिसाब से या शरीयत के हिसाब से जिनका खुद का बच्चा नहीं हो सकता है, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी हम यूज करें जैसे IVF में हम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनमें कहीं एक उम्मीद जाग जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो होता है कि एक डूबते हुए इंसान को जो है तिनके का सहारा, शायद कोई गलत तिनका ना दिखाए इनको, तो ये इस एज में कहीं ये पॉसिबल खुद का नहीं हो सकता है। बाकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से। डॉक्टर साहब आपको रोकेंगे, आपने IVF का नाम लिया है, आप वजाहत से बताएं कि IVF है क्या, पूरा मामला आप बताएं। आपने IVF का नाम लिया, IVF ये क्या प्रोसेस है, क्या इस प्रोसेस के जरिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बच्चा पैदा किया जा सकता है? IVF क्या है, पहले वजाहत करें। बेशक, इसको अगर फुल फॉर्म में कहें तो हम इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर हम क्या करते हैं कि फीमेल का अंडा बाहर निकालते हैं और हस्बैंड का स्पर्म बाहर निकालते हैं और इनको बाहर फ्यूज किया जाता है लैब में, और इसका बच्चा बनाया जाता है, और ये बच्चा 5 से 6 दिन तक बाहर ग्रो किया जाता है और उसके बाद बच्चादानी के अंदर, यूट्रस के अंदर वापस ट्रांसफर किया जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस जो है बाहर यूट्रस से बाहर की जाती है बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजंस। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट में बताऊं कि अगर किसी के ट्यूब्स ब्लॉक हैं, फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है जहां से स्पर्म को जाना है और फिर एम्ब्रियो बन के वापस आना, और ट्यूब्स ब्लॉक है, तो इसमें शॉर्टकट मेथड ये होता है कि एग को ही बाहर निकालो और इसका बेबी बाहर बनाओ और फिर यूट्रस के अंदर डाल दो। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है हम IVF बोलते हैं इन सिंपल टर्म्स, या जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे, क्या जो कहा जाता है कि 40 साल जब औरत की उम्र हो जाती है तो उसके बाद बच्चा पैदा होने के जो चांसेस हैं वो नहीं होते हैं, तो क्या हम ये कहें कि अब ऐसा करने से एक उम्मीद जागी है उन लोगों के अंदर जिनका बच्चा नहीं है, जिनके घर में बच्चा नहीं है या जिनकी गोद अभी खाली है, तो क्या कहेंगे, क्या इस प्रोसेस से ये मुमकिन है कि 40 साल से जायद के जो जोड़े हैं जिनकी उम्मीदें खत्म भी हो चुकी हैं, क्या वो अपना बच्चा ले सकते हैं? हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा सेंसिटिव इशू है। देखिए, जब आपने जो सही कहा कि 40 के ऊपर जो है, जैसे इनफैक्ट 35 के से जैसे लेडी क्रॉस करती है तो चैलेंज स्टार्ट होते हैं। इवन IVF में भी, IVF ऐसा कुछ मिरेकल नहीं है कि आप किसी भी एज में पेशेंट आए और हम उसको प्रेगनेंसी दे सकते हैं। डिफिकल्टीज और चांसेस ऑफ प्रेगनेंसीज तो कम हो जाते हैं। 40s के ऊपर जैसे 40 क्रॉस करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 10% से भी कम चांसेस हो जाते हैं, कहीं पे 4%, 5% और नेग्लिजिबल भी हो जाते हैं। और जैसे 44, 45 इन्होंने क्रॉस किया तो इनका जो फर्टिलिटी विंडो है ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है, जबकि फिर भी आपको कहीं ना कहीं रेयर केसेस देखने को मिलते हैं। पर 45 जनरली हम 45 या 45 के ऊपर तो नहीं करते हैं क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। जी बिल्कुल, क्या आपने जिस तरीके से कहा कि पहले
एक बार जो सक्सेस नहीं हुआ, फिर दूसरी बार सक्सेस नहीं हुआ, तो थर्ड अटेम्प्ट में ये सक्सेस हुआ है। तो क्या कहना है आपका कि कभी कभार जब ये 2 बार नहीं होता सक्सेस, इसके पीछे वजह क्या रहती है? जी देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर हमें एक ये ऐसा केस होता है कि जैसे आपने कहा 40, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि कोई 42 43 है, जिसमें जिसमें हम पहले ही कह देते हैं कि भाई इसमें चांसेस आपके 4% या 5% से जायद नहीं है। और उनमें हम एक एक टर्म यूज करते हैं एक्यूमुलेशन। अगर हमें एक साइकिल में लगा कि इसमें एक या दो दो बच्चे बहुत अच्छे बने, तो हम उस टाइम जो बच्चों को फ्रीज या स्टोर करके रखते हैं और दूसरा साइकिल करते हैं, ताकि हम 4 5 या 6 बच्चों को बना के इनको 1 2 बार जो है वापस जो ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस में, जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा था कि अगर पहले ही साइकिल में हमें लगा कि एग क्वालिटी बिल्कुल खराब थी और बिल्कुल एम्ब्रियो नहीं बना और बाकी पैरामीटर्स भी बहुत खराब है, तो हम इनको काउंसिल करते हैं कि अब इसमें चांसेस नहीं है। इनफैक्ट उसमें उसके बाद हम इसको नेचुरल वे में छोड़ देते हैं कि उसमें उतने ही चांसेस नेचुरली भी कंसीव करने के होते हैं जितने फिर आईवीएफ में होते हैं। तो मैं यही कहूँ कि 5% या लेस देन 5% अबव 40। तो इसमें क्या पेशेंट को ये पता होता है कि उसका कितना खर्च हो रहा है? जो पेशेंट वहां पे आपके पास होता है, क्या सक्सेस करने में उसको उसको पता होता है कितना खर्च हो रहा है उसका? देखिए, इसमें अप्रोक्सीमेट खर्चा तो मतलब पहले दिन ही जैसे जैसे उनका जी जी। पूरा बॉडी का टेस्ट हो जाता है, हार्मोन्स, एग रिजर्व, बॉडी वेट, ये पूरी चीजें जो है ट्रीटमेंट डिसाइड करने के बाद एक अप्रोक्सीमेट खर्चा अंदाजा आ सकता है। तो लेकिन कभी कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल उनका एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो इन द सेंस हम जो बच्चा हम यहाँ बनाते हैं उसको हम टर्म यूज करते हैं एम्ब्रियो। इनका जो एम्ब्रियो बन गया, अब इसको सिर्फ नेक्स्ट साइकिल में इनको ट्रांसफर करना है वापस यूट्रस के अंदर। और कभी कभार ऐसा होता है कि उनके यूट्रस में करेक्टिव सर्जरी की जरूरत पड़ती है, अचानक से एक पॉलिप आ गया, उसको करेक्टिव सर्जरी की। तो ये खर्चात जो है इसमें कहीं ऊपर नीचे 10-15 हजार या सर्जरी के खर्चे आगे पीछे हो सकते हैं। बट ऑलमोस्ट यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट तो मतलब सही ही होता है, यहाँ तो पता चल ही जाता है। देखिए, ये हमारे यहाँ कश्मीर वादी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो इन्फर्टिलिटी का भी है, इनफर्टिलिटी का भी है, और इस पे पेशेंट्स कहाँ से इलाज ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मामला है। और लोगों को कई बार एक झांसा देकर भी बाहर ले जाते हैं। क्या उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आवाम को? खासकर वादी कश्मीर में ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। बिल्कुल है। और अगर मैं इस हवाले से बात करूं, आपने जो कहा, बिल्कुल बहुत सारे पेशेंट्स अभी भी श्रीनगर से बाहर दिल्ली वगैरह ऐसे मेट्रो सिटीज में जाते हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जहां इनके खर्चे भी बहुत आते हैं। और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स तो बिल्कुल ऑनेस्टली बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी है, पर कुछ कॉर्पोरेट्स में मतलब उनकी इनकी जो है सही से उनका ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। और कहीं ना कहीं इसमें ये चीज़ भी है कि इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी ये रहती है कि पेशेंट नहीं चाहता है कि ये अभी भी एक स्टिग्मा है कि इन्होंने मतलब आईवीएफ कराया है। ये आईवीएफ कराना अभी भी कहीं ना कहीं स्टिग्मा माना जाता है कि इसको सोसाइटी में ये चीज़ पता ना चले कि हमने आईवीएफ कराया है, क्योंकि लोग अभी भी समझते हैं कि ये शायद इस्लाम के हिसाब से जायज़ नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट ही रहा कि आईवीएफ मतलब ये किसी और का बच्चा है या किसी और का एग है या किसी और का स्पर्म है। और अगर अगर ओवरऑल देखें, हाँ, हमारी वादी की जो फर्टिलिटी रेट है या आप इनफर्टिलिटी रेट की बात करें, ये बहुत कम है। इस चीज़ के लिए आपको 2 टर्म समझने होंगे। एक तो टोटल फर्टिलिटी रेट, कि हमारी कंट्री की टोटल फर्टिलिटी रेट अभी 2% है, कि मतलब ऑन एन एवरेज एक लेडी को 2 बच्चे हैं। और अगर देखेंगे कि और एक टर्म आपको समझना पड़ेगा, टोटल फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट। इसका मतलब ये कि हमें जनरेशन्स को आगे बढ़ाने के लिए, कि मतलब जो 100 साल के बाद, 200 साल के बाद भी इस जनरेशन को रिप्लेस करें, इस पॉपुलेशन को रिप्लेस करें और पॉपुलेशन कम ना हो, तो सिर्फ 2 बच्चे, एक माँ बाप को 2 बच्चे होना काफी नहीं है। तो उसके जो फिगर आया है वो 2.1 है। इसका मतलब हर पेरेंट को, हर मदर को 2.1 बेबी होना जरूरी है। और अगर हम अपने स्टेट की बात करें तो ये आंकड़ा बहुत बहुत खतरनाक है, ये 1.4 है। इसका मतलब हर औरत को ऑन एन एवरेज 1.4 बच्चे हैं, मतलब 2 बच्चे भी एवरेजन यहाँ पे नहीं है। जो हम इसका मतलब हम रिप्लेसमेंट वैल्यू भी नहीं देते हैं और हमारी पॉपुलेशन रिप्लेस नहीं कर रही है। और अगर आप लास्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखेंगे
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो 2019-2021 में हुआ था, और जो उससे पहले हुआ था 2016 में। 2016 में कहीं ना कहीं हम भी नेशनल लेवल के साथ 2 पे थे, और ये इतना ड्रॉप हो गया है कि ये 0.6% ड्रॉप होकर हम 1.4 पे आ गए हैं। और खुदा ना खास्ता अगर यही ड्रॉप कंटिन्यू चलता गया तो मेरे ख्याल से हमारी एग्जिस्टेंस का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या हमारी कश्मीरी पॉपुलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी आफ्टर 100 ईयर्स और 200 ईयर्स। डॉक्टर मीर जाफर, आपसे एक अहम सवाल जानना चाहता हूं। एक अहम सवाल है शरीयत और आईवीएफ। आप हमें वजाहत से बताएं, शरीयत और आईवीएफ क्या है? हाँ, क्योंकि हमने शरीयत के हिसाब से, हमने कहा कि हमने शरीयत के हिसाब से हम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि लोगों के एक तो ये कि लोगों के दिल में एक ये था कि हम आईवीएफ करने जाते हैं तो पता नहीं हमारा बच्चा हमारे एक्स्ट्रा बच्चे बन के किसी और को डालेंगे या हमें किसी और का डालेंगे। जब पहला बेबी पैदा हुआ था 25 जुलाई को 1978, लुइस ब्राउन, अगर आप गूगल भी करेंगे तो ये लेडी जब पहले पैदा हुई थी लंदन में, तो उसके बाद इस्लामिक स्कॉलर्स बिल्कुल वजाहत के साथ बैठे, इन चीज़ों पे कॉन्फ्रेंसेस हुई, और सबसे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो हुई थी इजिप्ट में दार अल इफ्ता में, जो 1980 में हुई, और जहाँ पे डिक्लेरेशन दिया था कि इसकी बहुत सारी शक्लें हैं, सूरतें हैं, जैसे कि एक हस्बैंड और एक मियाँ बीवी, अगर ये मियाँ बीवी का के गैमेट्स, मतलब मियाँ का स्पर्म और बीवी का एग, और जब तक वो शरीयत में, जब तक वो निकाह में है, और इस ड्यूरिंग निकाह अगर इनके गैमेट्स से बच्चा पैदा करके इनका आईवीएफ किया जाता है तो ये शरीयतन जायज़ है। या अगर हस्बैंड का सीमेन सैंपल वॉश करके यूट्रस में डाला जाता है, जिसको हम आईयूआई कहते हैं, आईवीएफ का सिंपल प्रोसीजर एक आईयूआई होता है, जहां सिर्फ हस्बैंड का सीमेन सैंपल वॉश करके यूट्रस में डाला जाता है, और अगर जहां तक ये हस्बैंड और वाइफ का ही है और निकाह में है तो ये शरीयतन जायज़ है। इसकी कुछ और सूरतें भी है, जैसे कि किसी वाइफ में अंडा नहीं है तो उन्होंने किसी और से अंडा ले लिया, वो डाला, तो ये शरीयतन जायज़ नहीं है। या हस्बैंड में स्पर्म नहीं है, किसी थर्ड पार्टी का स्पर्म लिया तो वो डाला, वो जायज़ नहीं है। या किसी का बना बनाया बच्चा किसी और लेडी में डाला तो वो भी जायज़ नहीं है। तो इस टाइप की जहाँ थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है, या हस्बैंड वाइफ का आउट ऑफ निकाह इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे निकाह, एक तो निकाह जब इनका पढ़ा जाता है और इनका जब एंड होता है। निकाह एंड होने की 2 ही शक्लें होती है, एक तो डिवोर्स है और दूसरा इनका है कि अगर हस्बैंड की डेथ हुई हो, बच्चा बना, बच्चे स्टोर हुए और बाद में खुदा न खास्ता हस्बैंड की डेथ हुई, तो उस मामले में भी, उस सूरत में भी इन एम्ब्रियोज को अब वापस नहीं डाल सकते हैं इस वाइफ में, क्योंकि इनका निकाह एंड हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो बड़ी बड़ी शरिया बॉडीज है। सबसे पहले इजिप्ट में हुई, जो दारुल इफ्ता में 1980 में हुई, और दूसरी हुई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिकल साइंसेस जो कुवैत में हुई 1983 में। तीसरी हुई थी इस्लामिक फिक्ह काउंसिल इन मक्का 1984, आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, और आईवीएफ पे जो भी इन्होंने डिक्लेरेशंस दी है ये आई है। उसके बाद 1986 में इस्लामिक फिक्ह एकेडमी ऑफ ओआईसी आई है, और इनफैक्ट रिसेंटली फिक्ह काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका 2018। तो इनका सबों का बस यही मानना है कि ये जायज़ है जहां तक हस्बैंड और वाइफ के गैमेट्स है और ये निकाह में है, तो ये चीज़ें जायज़ है। और मैं आज भी देखता हूं कि इसमें बड़े कमेंट्स आते हैं और लोगों को पता नहीं ये मिसकॉन्सेप्शंस क्यों हैं। ये चीज़ें आप गूगल कर सकते हैं और आप गूगल में देख सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी जो कॉन्फ्रेंस फुकाहा इस पे जो है इस चीज़ की इजाज़त देते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड अगर इस चीज़ में अगर इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, अगर वो यूं ही ऑप्ट कर रहे हैं तो ये फिर ये जायज़ नहीं है। ये जानबूझ के नहीं करना, अगर इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट करना तो अलाउ है। और अगर ये अपने एम्ब्रियोज फ्रीज करते हैं 5 साल या 10 साल के बाद ट्रांसफर करते हैं, वो अलाउ है। और अगर खुदा न खास्ता हस्बैंड बाहर है, वो यहाँ पे बहुत कम आते हैं और उस टाइम वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो वो अपना सीमेन सैंपल दे के इनका आईयूआई या आईवीएफ कराया जा सकता है। या और एक सूरत है जहाँ हस्बैंड जेल वगैरह में है, तो इन सूरतों में जो ये चीजें जायज है। जी बिल्कुल। तमाम नाजरीन जो है वो डॉक्टर मीर जाफर से रूबरू हैं इस वक्त कश्मीर क्रोन पर बराह रास्त। और इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ एक पेशेंट जुड़ चुके हैं जो सीधे आपसे बात करना चाहते हैं। उनके भी कुछ मामला है वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो मैं अपने टेक्निकल हेड से कहूंगा कि पेशेंट को जरा लाएं, डॉक्टर साहब से बात करवाएंगे। और ना ही हम उनको उनका नाम बताएंगे आपको और ना ही उनकी शक्ल बताएंगे नाजरीन को, लेकिन डॉक्टर साहब से रूबरू है वो।
जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जो पेशेंट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा सलाम। नाम नसीर है। आई एम ए हेल्थ केयर कंसल्टेंसी प्रोवाइडर। हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, यहाँ हमारे रिश्तेदार भी हैं थोड़े से, जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। जी जो मैंने पिछले 3-4 सालों से ऑब्जर्व किया है कि मैंने वो ऑब्जर्व किया है कि जो यहाँ के पेशेंट्स बाहर जाते हैं, दो उनको बहुत सारे खर्चे आते हैं, एयर ट्रैवल, स्टे, एंड देन उनको पता भी नहीं होता कहाँ जाना है। तो यहाँ पे सारी चीजें यही होती है, इंडिजिनस सेंटर है, ये रिट्रीवल, ट्रांसफर, फ्रीजिंग सब कुछ यही होता है। इस बारे में मुझे एक ये थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। जी हाँ। जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह अब कश्मीर में जो है ये पूरी चीज़ें होती है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत जो है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी, मतलब पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी है और हाईली स्किल्ड स्टाफ है यहाँ पे प्रेजेंट। तो और इनके जो है देखिए आईवीएफ का मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि आईवीएफ ऐसा नहीं कि मतलब आपने डिसाइड किया कि जैसे कोई सर्जरी, आप गए और आपने सर्जरी कराई, ऐसा नहीं होता। इसमें थोड़ा लंबा चल सकता है। अगर ऑनेस्टली इसमें चलेंगे तो इसमें 2-3 महीने का भी टाइम लग सकता है, या 1-2 महीने, जहाँ पे कुछ मल्टीपल विजिट्स इनको करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें राइट टाइम देखना होता है कि कब स्टिमुलेशन स्टार्ट करना है, क्या दूसरा साइकिल राइट टाइम है कि हम एम्ब्रियोज डालें। तो ये प्रेशर हमें लोकल में नहीं रहता है। इनफैक्ट जब हम बाहर होते थे, जब मैं बाहर प्रैक्टिस करता था, पेशेंट्स बड़ा स्ट्रेस में होते थे कि हम घर से बहुत दूर है, घर में हमने नहीं बताया है, या हम जॉब में, इतनी लीव नहीं है, और हमें जो है, अगर हमें लगता था कि पैरामीटर्स सही नहीं बैठते हैं स्टिमुलेशन स्टार्ट करने के लिए या आईवीएफ के लिए, या हमें लगता था कि इसको नेक्स्ट साइकिल पे कर दें, तो उस चीज़ के लिए हमें मना करना थोड़ा वो बहुत मुश्किल होता था। और अगर कहीं ना कहीं हम स्टार्ट करते थे ट्रीटमेंट, तो एक कॉम्प्रोमाइज़ होता था। तो मेरे ख्याल से अब बाहर जाना, ये तो एक तो खर्चा भी ज़्यादा और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है, और पेशेंट भी बहुत स्ट्रेस में आता है कि इतने दिन घर से दूर। और मैं तो एंड में यही कहूँ कि अभी ये सब कुछ यहीं पे होता है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे ये कश्मीर में ये सब कुछ होता है, सब कुछ एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी होती है, ये इक्सी होता है, स्पर्म एस्पिरेशन, टेस्टिकुलर एस्पिरेशन वगैरह, ये सब कुछ एडवांस ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है। और डॉक्टर साहब मुझे ये भी समझना है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं, मेल पेशेंट्स है, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन देम, लाइक अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं उन पेशेंट्स को, वेरिकोसील है, या इनको ना यूरोलॉजिकल सर्जरी करानी होती है, तो दे हैव टू स्टोर देयर स्पर्म्स। तो इस जैसी सुविधा है आपके क्लिनिक में अवेलेबल? बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज़ें भी है कि वो स्पर्म फ्रीज कर सकते हैं। पर आपने जो एक कंडीशन बताई अनडिसेंडेड टेस्टिस, मैंने ऐसे केसेस बहुत देखे हैं यहाँ पे, और ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है जब हम इनकार करते हैं पेशेंट को। देखिए अनडिसेंडेड टेस्टिस, अभी अगर आप देखेंगे कि इस पे पहले ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता था तो हम मतलब अप टू 6 years भी एक सेफ टाइम माना जाता था, कि अगर 6 years तक भी इसका टेस्टिस स्क्रोटम में, स्क्रोटल सैक में वापस नहीं लाते थे, अप टू 6 years भी, अगर 5th year में भी 6th year में भी सर्जरी करते थे तो एक उम्मीद होती थी। लेकिन अभी अगर आप पीडियाट्रिक सोसाइटी में देखते हैं, उसमें ये कहते हैं कि इमीडिएटली जब बच्चा पैदा होता है, कहीं ना कहीं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज नियोनेटोलॉजिस्ट की भी है, गायनेकोलॉजिस्ट की भी है। जब मेल बच्चा पैदा होता है तो ये चेक करें कि इनके टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्योंकि ये बनता है बहुत हाई अप इन द एब्डामेन एंड देन इट कम्स डाउन इनटू द स्क्रोटम, और कभी कभी इट फेल्स टू कम डाउन। और इस चीज को नोटिस करना अर्लियर एज पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास केसेस आए, कुछ केसेस ऐसे जैसे उनकी सर्जरी हुई है एट द एज ऑफ 26, 28, 30, जब 30s में इनका टेस्टिस बाहर निकाल के स्क्रोटम में लाया। अब इसमें रीजन ये था कि इसमें ये उनको जबकि उनको सर्जन्स ने क्लियरली कहा था कि आपकी फर्टिलिटी का इशू तो जरूर आएगा, पर अगर ये टेस्टिस बॉडी के अंदर रहता तो इसमें कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इसलिए इस टेस्टिस को हम बाहर निकाल के स्क्रोटम में रख देंगे। तो और कहीं ना कहीं ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आए तो हमने जो पैरामीटर्स देखे, और आप ये देखो डॉक्यूमेंट के हिसाब से, डॉक्यूमेंटेड की मतलब ऐसे केसेस में स्पर्म मिलना बहुत बहुत नियर टू इम्पॉसिबल होता है। और जब वो, और टू माय सरप्राइज उनके दो आईवीएफ भी हुए हैं बाहर, कश्मीर से बाहर दो आईवीएफ हुए हैं और सक्सेस नहीं हुआ है, जबकि उनका स्पर्म नहीं था और नहीं है, और उनने क्रॉस चेक भी किया। और मुझे तब सही में हमें ना वो एक रोना आता है कि मतलब
कहीं ना कहीं अब हम लोगों ने आगे आना और लोगों को जो है इस चीज़ के लिए नॉलेज देनी है कि, और खुद भी पढ़ना है कि ये चीज़ें कहाँ तक पॉसिबल है, कहीं हम मिसगाइड नहीं होने चाहिए इस चीज़ में। जी, और कोई सवाल आपका? थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर मीर जाफर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लेकिन आखिर में मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा कि क्या जो लोग नाउम्मीद हो चुके थे, आप उनको फिर से पुरुम्मीद रहना चाहिए? देखिए, नाउम्मीदी तो कुफ्र है। मैं उस हिसाब से, जैसे अगर हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या देखते हैं, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या देखते हैं, तो इस्लाम की जो है सूरत में मैं उनको नाउम्मीदी तो कभी नहीं, मैं उस चीज़ के लिए कभी नहीं कहूँगा कि उनको नाउम्मीद होना चाहिए। पर जो है साइंस के हिसाब से अगर वो 42, 43 या 45 के ऊपर उनको कोई प्रॉमिस करता है, प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है? उसमें सूरतें हैं। देखिए, अभी तो लॉ आ गया। अभी अगर उनकी एज 47 या 47 के ऊपर, तो पहले इनकी हेल्थ रिस्क का देखना है। 50 के, अगर वाइफ की एज 50 क्रॉस कर चुकी है तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, चाहे डोनर एग से या जो भी है। और अगर उनको कोई प्रॉमिस करता है कि उनके खुद का जेनेटिक बेबी हो, मतलब उनका खुद का एग और हस्बैंड का स्पर्म 45 के ऊपर या 43 के ऊपर, आई थिंक दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, और उनको कंसल्ट किसी जेन्युइन सेंटर में पहले कंसल्ट करके ये चीज़ करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीर जाफर। मैं नाज़रीन आपको फिर से बताता चलूं कि साइंटिफिक डायरेक्टर ऑफ मिलान एंड फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ VFC एज इस्लामिक शरिया सेंटर इन श्रीनगर, डॉक्टर मीर जाफर, जो आपके साथ बराह रास्त मुखातिब थे और उन्होंने बड़ी अहम जानकारी आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि कश्मीर क्राउन पर यह अहम जानकारी आप तमाम लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी। इसमें तमाम पहलू पर गौर व फिक्र किया गया और हर चीज को बड़े वाज़िह तरीके से पेश किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ने की।